जैसे जब स्कूल शुरू था तो एक रूटीन फिक्स था, रात को आप 1 बजे सोना है, 2 बजे सो या 10 बजे सो, आपको 8 बजे बाहर बस का हॉर्न बजा तो आपको जाना ही पड़ता था। तो वो शेड्यूल अभी क्यों नहीं फॉलो होता? क्यों ना घर का कोई एक कमरा डेडिकेटेडली या उस कमरे का एक कोना डेडिकेटेडली उस बच्चे को दे दे कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक वो यहीं बैठेगा, जिसमें पहला ब्रेक उसको 2 घंटे बाद मिलेगा, आधी घंटे का जो रिसेस होगा, और बाद में वापस वो पढ़ाई करे। Hello and welcome to the second episode of Samvad 2020. First of all, I would like to thank all of you for the huge response given by you on the first episode of this series. Thank you very much. बहुत सारे दर्शकों ने हमारे पिछले एपिसोड में कमेंट्स के जरिए पेरेंटिंग के विषय में कुछ सवाल पूछे हैं। उनके जवाब भी हम जल्द ही आने वाले कुछ एपिसोड्स में आदरणीय सचिन बुरघाटे सर से पूछेंगे। सो अबाउट टुडेज टॉक। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पेरेंट्स की भूमिका विद्यार्थियों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में कितनी अहम होती है। आज हम बात करने वाले हैं विद्यार्थियों के विषय में। शिक्षा के इस ट्रायंगल में जितनी अहम भूमिका पेरेंट्स की होती है, टीचर्स की होती है, उतनी ही अहम भूमिका विद्यार्थियों की भी होती है। ऑल दिस पैंडेमिक सिचुएशन, ऑल दिस लॉकडाउन सिचुएशन इज न्यू इवन फॉर द स्टूडेंट्स, and maintaining their physical, emotional and mental health is as important as maintaining their academic excellence. Therefore, to discuss about students' role during these difficult times of COVID-19, we have invited a very well-known motivational speaker, a career counselor and founder of Empower Institute, Mr. Mahesh Mundada sir. Welcome sir. Thank you so much. महेश सर इज़ अ टीचर हिमसेल्फ, और सर का हमेशा से यह फोकस रहा है कि उनके विद्यार्थी एकेडमिक्स में तो स्ट्रांग हो ही, लेकिन साथ ही साथ वह एक अच्छे इंसान बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने। सर, मुझे बहुत खुशी है कि संवाद 2020 की सेकेंड एपिसोड में आज आप हमारे साथ हैं। शायद आपसे ज़्यादा खुश मैं हूँ, क्योंकि जो आप बता रहे थे, अच्छा नागरिक, अच्छा विद्यार्थी बने, तो इस मंच से मुझे लगता है कि शुरुआत ऐसे करें कि मैं वो हूँ जिन्होंने वल्लभ को पढ़ाया है, तो आप वल्लभ को देख लीजिए और मैं दिख जाऊंगा। सर, मेरे लिए यह गर्व की बात है कि आपके हज़ारों विद्यार्थियों में से मैं एक रहा हूं, और आज आपका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य मुझे यहां पर प्राप्त हो रहा है। थैंक यू सो मच। यस सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि 6 महीने पहले सब कुछ नॉर्मल था, एकदम से कोरोना आ गया, सब कुछ लॉकडाउन हो गया, स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो गए, बच्चे अपने घर से ही पढ़ाई करने लगे, ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे। तो मेरा सवाल ऐसा है कि जो बच्चे छोटे हैं, जो प्री प्राइमरी में हैं, जो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में हैं, जिनको पढ़ना लिखना इतने अच्छे तरीके से नहीं आता है, उन लोगों ने घर पे अभी कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन से कैसे कोप अप करें? ग्रेट। सबसे पहले तो हमने अभी कुछ दिन पहले टीचर्स डे मनाया। टीचर्स डे में अक्सर ऐसा बोला जाता है कि टीचर्स और कोई नहीं है बल्कि सेकंड पेरेंट्स हैं, और मुझे लगता है कि जो हम पेरेंट्स की बात करें तो यहाँ पर पेरेंट्स तो है ही, सेकंड टीचर भी बनना पड़ेगा। तो जैसे टीचर सेकंड पेरेंट है, वैसे पेरेंट सेकंड टीचर्स क्यों ना बने। और रही छोटे बच्चों की बात, तो मेरे ख्याल से तो लॉकडाउन एक डिफ़िकल्टी नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे आप लोग सब बताइए, ऐसा कब हुआ था पिछली बार कि अपने परिवार के साथ इतना समय आपने बिताया था, अपार्ट फ्रॉम वेकेशंस, अपार्ट फ्रॉम हॉलीडेज। सो एक दूसरे को हम पूरा समझ चुके हैं अब पिछले 6 महीने से, 5 महीने से। तो अब वही समझ को लेकर समझदारी से काम करना होगा, और कुछ ऐसा करना होगा कि जहाँ पर बच्चे और हम दोनों बढ़ें। सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ एक चीज़ है, अगर अकोला के कोई नॉर्मल बिजनेसमैन की बात करूँ या मुकेश साहब अंबानी की बात करूँ, दोनों में ज़्यादा फ़र्क हो सकता है, पर जो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि मुकेश भाई को पता है कि कल सुबह 11 बजे वो क्या करेंगे और कल शाम को 7 बजे वो क्या करेंगे। क्या आपको या आपके बच्चों को पता है कि कल सुबह में भी 10 बजे वो क्या करेंगे? मुझे सिर्फ एक चीज़ लगती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है छोटे बच्चों का, हम लोग बोलते हैं कि गीली मिट्टी को काया अभी से दे दो तो उसका जो वेसल बनेगा, जो बर्तन बनेगा, बड़ा शानदार बनेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन छोटे बच्चे को आज ये दे दीजिए कि उनका शेड्यूल टाइम टेबल बना दीजिए, एंड आस्क देम टू फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली। और यही एटीट्यूड उनका फर्स्ट में होना चाहिए, 10th में होना चाहिए, ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल एग्जाम्स, एंड देन बिजनेस एंड प्रोफेशंस में भी। राइट। सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल यह है कि ये तो बात हो गई छोटे बच्चों की,
लेकिन जो थर्ड स्टैंडर्ड के आगे वाले बच्चे हैं, थर्ड स्टैंडर्ड से सेवन स्टैंडर्ड, एक ऐसा समय होता है कि जिसमें बच्चों को पढ़ना लिखना तो आता है लेकिन उतना पढ़ाई का सीरियसनेस नहीं रहता है। तो उस समय में वो बच्चे कैसे पढ़ाई करें, माता पिता उनको कैसे कन्विंस करें? अभी जनरली बच्चे या तो टीवी मोबाइल सब हर घर की यही परेशानी है। बट मुझे एक बात बताइए, पेरेंट्स या बच्चों कोई भी, जो भी आपके फेवरेट क्रिकेटर हैं, अभी जो आईपीएल शुरू होगा, राइट, तो वो लॉकडाउन में क्या कर रहे होंगे? मतलब आप बताइए वो क्या कर रहे होंगे लॉकडाउन में? क्या वो भी टीवी मोबाइल लेकर बैठे होंगे? नहीं, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एक इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है, आई गेस 13 साल की उम्र में शायद ग्रैंड मास्टर बन गए थे वो, प्रज्ञानंद। वो क्या कर रहे होंगे लॉकडाउन में? प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्या यही फ़र्क है एक साधारण अकोला के स्टूडेंट के और एक असाधारण ग्रैंड मास्टर के? क्योंकि उनको पता है आज जो वो कर रहे हैं उसका परिणाम, उसका रिजल्ट उनको कल मिलने वाला है। राइट, बराबर? तो बच्चों, आज जो आप कर रहे हो उसका परिणाम जो कल मिलने वाला है, क्या आपको वो डाइजेस्ट होगा? तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जो रास्ता वो मंजिल को लेके जा रहा है, वो मंजिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, तो रास्ता ही खूबसूरत बनाओ ना। राइट। तो डेफिनेटली वो बच्चों को खुद सेल्फ मोटिवेटेड होकर वो काम करना पड़ेगा। और इसके लिए वापस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेड्यूल। इट्स नॉट अबाउट ओनली द क्वांटिटी ऑफ शेड्यूल, द क्वालिटी ऑफ शेड्यूल ऑल्सो मैटर्स। वो बच्चों ने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये भी रिपोर्टिंग सेकंड टीचर्स, फर्स्ट पेरेंट को लेनी पड़ेगी। राइट। तो सर, साधारणतः कैसे दिनचर्या एक विद्यार्थी की होनी चाहिए? मतलब खेल कूद और पढ़ाई का मिश्रण कैसे करना चाहिए? मेरे ख्याल से जो अभी चल रहा है उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं करना है, सिर्फ उसको क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस वाइज मैनेज करना है। जैसे जब स्कूल शुरू था तो एक रूटीन फिक्स था, रात को आप 1 बजे सोना है, 2 बजे सो या 10 बजे सो, आपको 8 बजे बाहर बस का हॉर्न बजा तो आपको जाना ही पड़ता था। तो वो शेड्यूल अभी क्यों नहीं फॉलो होता? क्यों ना घर का कोई एक कमरा डेडिकेटेडली या उस कमरे का एक कोना डेडिकेटेडली उस बच्चे को दे दे कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक वो यहीं बैठेगा, जिसमें पहला ब्रेक उसको 2 घंटे बाद मिलेगा, आधी घंटे का जो रिसेस होगा, और बाद में वापस वो पढ़ाई करे, उसी समय खाना खाए, उसी समय वो काम करे। बिकॉज एक कहावत है हिंदी में कि अगर इंसान का सही में चरित्र देखना है तो वो तब देखें जब उसके पास सब कुछ है, और वापस वो इंसान का चरित्र देखना है तो तब देखिए जब उसके पास कुछ नहीं है। आज बच्चे दोनों स्थिति में हैं और उनमें उनका वो चरित्र निर्माण हो रहा है, चरित्र दिख नहीं रहा है। तो आज जो चरित्र उनके अंदर निर्माण होगा वही कल दिखेगा बाहर। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ है कि वो शेड्यूल बच्चों को ही बनाने दो, टाइम टेबल, और हाँ, सैटरडे हाफ डे रखिएगा। तो डेफिनेटली वो सीरियसनेस जो स्कूल में था वो घर पर भी आएगा। तो पहले बच्चे स्कूल में घर ढूंढते थे, क्यों ना आज घर में ही स्कूल बना ले। एब्सोल्युटली सर। सर, टाइम टेबल ना होने की वजह अधिकतर यह भी होती है कि विद्यार्थियों को अपने जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं होता है, और वह स्वाभाविक है, हम छोटे बच्चों से उतनी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत ही फोकस रहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ये उन्हें बहुत ही क्लियर रहता है। तो जिन बच्चों को अपना गोल क्लियर नहीं है वो उन्हें कैसे फाइंड आउट करें? पहली बात तो आजकल पहले का ज़माना नहीं रहा कि बच्चों का एक ही गोल होना चाहिए। जैसे वल्लभ, आप ही को देख लो, आप पढ़ाई में कहाँ कम हो, आप स्पोर्ट्स भी खेलते हो, म्यूज़िक भी करते हो, स्टैंड अप कॉमेडियन हो, एंकर हो, और इतना लाजवाब शो कर रहे हो, मल्टी टैलेंटेड। ये जो जनरेशन है इनको एक गोल तो करना पाप है। वो बच्चों को सभी चीज़ों में पारंगत होना कंपलसरी है, और छोटे बच्चे पैशन तब ढूंढ पाएंगे जब उनको वो चीज़ करेंगे वो। अभी तो सिर्फ पैशन पबजी खेलने का है, अभी तो पैशन मोबाइल खेलने का है, ये सब चीज़ों का है। क्यों ना थोड़ी देर से वो अलग होकर वाकई में कॉम्पिटिशन्स रखी जाए घर के अंदर, कि अगर 2 भाई है तो दोनों भाइयों के अंदर कॉम्पिटिशन रखे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। उन बच्चों को मोबाइल पे ऑडियो प्ले करो, वीडियो नहीं, ऑडियो प्ले करो, स्टोरी सुनाओ सुबह स्कूल टाइम के अंदर, और रात को उनको बोलो कि क्या स्टोरी सुनी आप बताओ, और वो स्टोरी भी रिकॉर्ड करो आप, ऑडियो वीडियो दोनों भी। और उन बच्चों को बताओ जो सुबह स्टोरी सुनी आपने वो ये थी, और जो आपने बताई वो ये थी। शब्दों का उच्चारण, स्पीड, द वे दे स्टैंड, बॉडी लैंग्वेज, हाउ दे कम्युनिकेट, ये सब चीज़ें उसमें कवर हो सकती है, और बच्चे ही खुद सीख जाएंगे वो सब चीज़ें। तो कल का ओरेटर आज हम तैयार कर सकते हैं। और जब अलग अलग स्टोरी पढ़ेंगे, कुछ इमेजिनेशन होगी, कुछ रियलिस्टिक होगी, कुछ हीरोज़ के बारे में होगी, कुछ होगी। जैसे अभी के दौर में मेरे ख्याल से, जैसे अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने मेरे ख्याल से जब अपनी पहली किताब लिखी थी वो कहाँ पर थे?
जेल में थे, गीता रहस्य। तो वो भी तो लॉकडाउन था ना। बट उन्होंने ऐसा कारनामा किया, इसलिए आज हम उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या बच्चों को नहीं लगता कि आज से 10 साल बाद या 100 साल बाद उनके भी कारनामे डिस्कस हों? पर क्या वो बच्चे वो कंटेंट, वो मैटर दे रहे हैं हमको बोलने के लिए? डिसाइड योरसेल्फ। जैसे विराट कोहली साहब बोलते हैं कि मुझे कुछ तो भी एक शॉट नहीं जमता था खेलना, तो मैंने 5 महीने से वही शॉट खेलने का प्रैक्टिस किया, एंड आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर IPL टू हैपन, ताकि मैं वो शॉट्स खेल के बताऊं, स्पेशली अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने प्रतिद्वंदियों को। तो बच्चों को अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो ज़्यादा फोकस मैथ्स में करो ना, अगर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है तो ज़्यादा फोकस उसी में करो। सो मेरे ख्याल से आप इसको डिफिकल्टी ना देखकर एक अपॉर्चुनिटी देखो, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज द लास्ट टाइम यू आर गेटिंग द लॉकडाउन। बाद में ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है हमारे साथ, जिंदगी में कभी लॉकडाउन नहीं मिलने वाला है। सो व्हाई नॉट हैव द बेस्ट ऑफ इट। यस सर, जैसे आपने कहा कि बच्चों का वक्त अभी PUBG खेलने में जाता है या स्मार्टफोन अवेलेबल हो चुके हैं, तो फिर अभी यह जनरेशन जो न्यू जनरेशन है, ये सारी चीज़ें मोबाइल रहो, लैपटॉप रहो, ये जल्दी ग्रास्प कर लेती है। तो इसीलिए इसी कारण हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के फेसबुक पर अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, PUBG खेलते हैं। और अभी खैर PUBG तो बैन हो चुका है, लेकिन और भी गेम्स है। तो छोटे बच्चों का सोशल मीडिया पर अकाउंट होना, इसको आप कैसे देखते हैं? आपने खुद ही एक बहुत अच्छी बात बताई कि छोटे बच्चे चीज़ें बहुत ग्रास्प कर लेते हैं। पर देखो, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ किसी को, पर एक सवाल पूछता हूँ सबको, क्या पेरेंट्स ने उनको सोशल मीडिया के अलावा कौन सी चीज़ दी है ग्रास्प करने के लिए? राइट। तो उनके पास ग्रास्प करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो करेंगे क्या? क्यों ना रोज दादा दादी के साथ या पापा मम्मी के साथ वो बच्चा आधा घंटा पूजा घर में बैठे, पूजा करना सीखे, श्लोक पढ़ना सीखे, क्यों ना ऐसा हो? और वो उसके नित्य क्रम में अगर बैठ जाए तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है? यार मेरे को तो डर ये लगता है कि अगर 6 महीने बाद बच्चे यहाँ पर आएंगे तो जन गण मन की 1-2 लाइन भूल ना जाए। बताओ, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही? हम बच्चों को दे क्या रहे हैं ग्रास करने के लिए? ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, जो हम एक के साथ बिता सकते हैं, सिखा सकते हैं, उससे अच्छी क्या बात हो सकती है? क्यों ना बच्चों को बोले कि जब पापा यहाँ खाना खाए तो तू उनको परोस, पापा आने वाले हैं, पहले उनका ग्लास भर। क्योंकि छोटी सी चीज़ है, अगर किसी के घर पर हम जाएं, जैसे टीचर्स अगर किसी के बच्चे घर में गए तो बच्चा ओवर एक्साइटेड हो जाता है। तो अब उनको पानी लाने का बोलो आप, तो वो क्या करता है, वो मटके पे से ढक्कन हटाता है और वो ग्लास उसमें डुबोता है और वो ट्रे में रख के लाता है, और जैसे आप पानी लो तो वो टप 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 एक एक बूंद आती है। ये छोटी छोटी चीज़ें सिखाने और सीखने का वक्त है। पानी का ग्लास भरने से तो नींबू शरबत बनाने तक, गेस्ट आए हैं उनको ट्रीट करने से तो उनको बाय बाय बोलने तक। जैसे मम्मी को कैसे पता हो जाता है कि पापा ये टाइम आने वाले हैं, अब बच्चों को भी पता हो गया है। बट पापा आने वाले हैं, इसकी तैयारी क्या है? सबसे पहले आके वो क्या करने वाले हैं? अगर हाथ धोते हैं तो आप वहाँ पर खड़े रहो, हो सकता है नैपकिन लेकर, बिकॉज ये सेवा करने का मौका बहुत कम मिलेगा। एक बात बता दूं और सबको, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि जब पूरा परिवार एक साथ होता है। शायद या तो कोई ओकेजन है, सेरेमनी है, तब है। तो क्यों ना अभी हम उसको लेकर ये सब चीज़ें करें और बच्चों को वो सब चीज़ें सिखाएं जो वो बहुत अच्छे से ग्रास करें। पूजा करना, ये करना, क्योंकि आज जो बच्चे हैं कल वो अपने बच्चों को पूजा करना क्या सिखाएंगे? राइट सर, बहुत से केसेस में क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को घर के काम करने ही नहीं देते हैं। तुम छोटे हो, तुम शांति से एक जगह पर जाकर बैठ जाओ, ऐसा कहकर उन्हें चुप बिठा देते हैं, लेकिन घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं करते। तब विद्यार्थियों ने क्या करना चाहिए? एक आधा काम मैं समझ सकता हूँ कि आज पेरेंट्स कर रहे हैं, बट कल चल के मुझे एक बात बताइए, अगर पेरेंट्स घर पे नहीं है तो वो काम कौन करेगा? तो करना ही पड़ेगा। और अभी तो बेस्ट टाइम है कि अभी उनके ऑब्जर्वेशन के अंदर ये काम होगा। तो बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हम लोगों ने जब एम्पावर किड्स में छोटे छोटे टास्क दिए थे बच्चों को, तो उसमें खाना बनाने से लेके तो खाना परोसने तक का बताया था। मतलब हम मारवाड़ी में एक शब्द बोलते हैं मनवार, मतलब जब खाना कोई खाता रहे तो उसको आग्रह करें, बहुत विनम्रता से, शालीनता से आग्रह कर कर खाना खिलाएं। पता ही नहीं आजकल। तो ये छोटे छोटे जो संस्कार हम भूल चुके हैं वो बताइए। और जो आपने बात बताई कि वो एक हाथ दो काम अगर पेरेंट्स जिद करते हैं कि वो करें, तो बिल्कुल एक हाथ वो काम कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम होगा कि उनके ऑब्जर्वेशन में ये काम होगा। तो उनसे भी बेटर तरीका हो सकता है शायद ये काम करने का, बिकॉज विराट कोहली के पिताजी वकील थे पर विराट कोहली क्रिकेटर हैं। हो सकता है अब जो उनका बेबी आने वाला है वो एक्टर बने, तो इट मे हैपन लाइक दैट। राइट।
सर अभी इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से सब लोगों का बाहर का खाना खाना लगभग बंद हो चुका है। सब लोग अपने घर पर ही अच्छा अच्छा खाना बनाकर खा रहे हैं। लेकिन सर हम क्या खाते हैं, क्या उस पर से हमारे पढ़ाई करने की क्षमता पर फर्क पड़ता है? एक विद्यार्थी का डाइट कैसा होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो आयुर्वेद ये बोलता है, आप जिस मूड में खाना खाते हैं वो खाना आपके लिए हेल्थ बनता है या डिजीज़ बनता है, ये आपका मूड डिपेंड करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये लॉकडाउन जो चल रहा है, तो इसमें एक कसम खा लो कि दोनों टाइम खाना घर वालों के साथ ही खाएं, उनके टाइम के हिसाब से, बगैर मोबाइल के, बगैर टीवी के। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। घर में अगर 2 बार चाय बनती होगी तो 1 बार मम्मी बनाएगी, 1 बार आप बनाओगे, बिल्कुल। बिकॉज मैं बताऊँ ना, मौके कम मिलते हैं, और जब खाना सब साथ में खाते हैं ना तो सब चीज़ें भा जाती है, और जब साथ में बैठते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड है, खाना हमेशा ख़त्म होता है, बचता कुछ भी नहीं है। और वो मूड में जब खाना खाते हैं तो हमेशा उसमें हेल्थ और वेल्थ दोनों आएगी, डिजीज़ कभी आएगी ही नहीं। और रही पढ़ाई पर असर की बात, या अपने अंदर का जो इम्यूनिटी है, जो आप बात कर रहे हैं कि बच्चों ने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बच्चों सब अच्छी चीज़ें खाओ, ऊपर वाले ने सब अच्छी चीज़ें बख्शी है, अच्छी चीज़ें खाओ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खिलाओ भी। राइट। सर सोशल मीडिया की वजह से हमारी जो जनरेशन है उसमें रीडिंग हैबिट कम होती जा रही है। बच्चों को पढ़ना जान पर आता है, तो ये रीडिंग हैबिट इस लॉकडाउन के समय में कैसे कल्टीवेट करें? क्या एकेडमिक्स के अलावा भी किताबें पढ़नी चाहिए विद्यार्थियों ने? आपको क्या लगता है वल्लभ कि अगर आपका कोई छोटा भाई है तो वो सिर्फ दिन भर पढ़ाई की बातें करें, टीवी पे भी सिर्फ पढ़ाई की एपिसोड्स या सीरियल्स देखें? तो मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होना चाहिए जो बच्चों को नहीं पता है। मतलब एम्पावर में भी तकरीबन ऐसा ही करने की कोशिश है कि आप वो बच्चों से किसी भी टॉपिक को लेकर बात करो और आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं और आप कोई शादी में गए, एक ज़माना हुआ करता था जब शादियां होती थी, बहुत ज़्यादा लोग आते थे, एक में के साथ शायद एक प्लेट में भी खाना खाते थे, गले मिलते थे। तो वहाँ पे शादी में करीब 25-30 अलग अलग प्रकार के आइटम हैं। मतलब 3-4 प्रकार की रोटी, 2-3 प्रकार की आइसक्रीम, और सब्जियां तो पूछो मत, स्टार्टर्स तो मैं बता भी नहीं सकता कितने हो सकते हैं। अब वहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी प्लेट में लेते हैं, और फिर अगर पसंद आया तो उसको रिपीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। और बहुत सी बार टेस्टिंग करते करते पेट भर जाता। फिर जब अगली बार शादी होती है कोई, और हमको समझ में आता है यार ये मत ले, ये ले, राइट, क्योंकि ये अच्छा लगा था। तो किताबें भी वही रिसेप्शन के डिश की तरह ही है, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ो, और जब ऑटोमेटिकली बच्चों को इंटरेस्ट आएगा तो वो चीज़ें बराबर लेंगे। क्योंकि जैसा वो खाने का चस्का ज़बान को है ना, वैसा किताबों का चस्का दिमाग को भी होना ज़रूरी है। बिकॉज आप जैसा आज पढ़ोगे, कल वैसा लोग आपके बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे। राइट। सर तो कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? सभी प्रकार की, ऑटोबायोग्राफी भी पढ़नी चाहिए, ह्यूमरस किताबें भी पढ़नी चाहिए, नॉवेल्स तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बट किताबों के अलावा मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट सारे बच्चों ने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो 11th में हम लोग भी वो कंपटीशन रखते थे, रोज 3 न्यूज़ लाने की। तो बच्चों ने कंपल्सरीली इंग्लिश न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। राइट। सर रीडिंग के साथ साथ राइटिंग स्किल डेवलप होना भी उतना ही ज़रूरी है। अब मैं अगर मेरा ही एग्जांपल लूँ तो मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी बार पेन कब हाथ में लिया था। तो अभी राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करना चाहिए? छोटे छोटे गेम्स हैं, मैं एक हाथ दो बता दूं आपको। ओके। अगर घर में 2 बच्चे हैं, जैसे पेयर्स बना लीजिए 2-2 के, जैसे मैं और आप हैं, तो आपका चेहरा उधर होगा, आप किताब पे या बोर्ड पे घर पे कुछ ड्रॉ कर रहेंगे, और मैं इधर चेहरा कर आपको कुछ बोलूँगा। हो सकता है मे बी आई एम आस्किंग यू टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो मैं बोलूँगा कुछ तो भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, फिर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करना, फिर उसके ऊपर ऐसा राइट साइड में थोड़ा सा ऐसा सर्कल दो, फिर ये ऐसा दो वैसा दो। मतलब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वहाँ पर आप वो चीज़ ड्रॉ करोगे, और 1 मिनट का समय दीजिए, और 1 मिनट का समय खत्म होने के बाद चेक करिए वो चीज़ ही ड्रॉ हुई या नहीं हुई। बिकॉज आपने तो ये चीज़ देखकर ही बोला, और उन्होंने सिर्फ आपको देखा नहीं, आपको सुना है। तो इससे दोनों का कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग और ड्राइंग, ये सब चीज़ें मस्त हो जाएगी। और जो गलत फहमियाँ होती अक्सर, वो ऐसे दूर होती है। एक दूसरा, जो मैंने स्टोरीज़ बताई थी पहले, तो वो स्टोरीज़ हो जाती हैं,
तो वो स्टोरीज लिखित रूप में बच्चों से लें शाम को। ओके। और कंपटीशन अगेन, क्योंकि बच्चे कॉम्पीट करेंगे तो मज़ा आएगा। आज हम लोगों को शिकायत इसलिए बच्चे पढ़ते नहीं क्योंकि उनको कंपटीशन करने के लिए कुछ नहीं है, एग्जाम्स नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट। तो वो कंपटीशन का जज्बा घर पे लेके आइए, किताब बनाइए, तारीख डालिए, जो स्टोरी आज सुबह पढ़ी है उसको या तो हिंदी में एक दिन हिंदी, एक दिन मराठी, एक दिन इंग्लिश, हफ्ते में 2-2 बार नंबर आएगा, संडे छुट्टी। और रोज अल्टरनेट, मतलब आज मंडे इंग्लिश, ट्यूसडे हिंदी, वेडनेसडे मराठी, देन अगेन द सेम सीक्वेंस फॉलोज। और दोनों में मतलब राइटिंग, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, कंटेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जो सीक्वेंस है कहानी का, वो सब चीज़ें बराबर लिखी और बाद में बोली क्या, तो उसके हिसाब से मार्क्स दीजिए। और बाकायदा बच्चों को हर हफ्ते गिफ्ट दीजिए। yes. तो उसमें उनका लिसनिंग, ग्रास्पिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल और एक बहुत अच्छे ओरेटर बन सकते हैं। एब्सोल्युटली, ये हमारे सारे दर्शकों के लिए एक लाभदायक ये गेम होगा। सर, आजकल सेल्फ स्टडी का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि घर पे ही सबको पढ़ाई करनी है, तो ये विद्यार्थी सेल्फ स्टडी की हैबिट कैसे डेवलप करें? मुझे लगता है सेल्फ स्टडी का महत्व पहले से बहुत ज़्यादा है, उसका रियलाइजेशन आज हो रहा है क्योंकि आज स्कूल्स नहीं है। बट एक बात इस प्लेटफॉर्म पर अगर मैं नहीं बोलूँ तो शायद बहुत बड़ी गलती कर दूंगा। शायद आज पेरेंट्स, बच्चे सबको पता चल रहा है कि स्कूल्स और कॉलेजेस कितने ज़रूरी हैं। ओके, बिकॉज सेल्फ स्टडी का वो जज्बा, वो जुनून सब स्कूल से ही आता है। जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं, वो जो कंपटीशन है उसी से आता है, और उसको और बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं टीचर्स, और विद्यार्थी जोश से भिड़ जाते हैं उस चीज़ के लिए। जो भी बच्चों को सेल्फ सक्सेस होना है उनको सेल्फ स्टडी करना है। अगर सक्सेसफुल नहीं होना है तो बिल्कुल मत करो। कभी ऐसा हुआ है क्या कि एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ और फिटनेस आपका हो रहा है? कभी ऐसा होता है क्या कि क्रिकेट की प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ और गेम आपका सुधर रहा है? कभी नहीं हो सकता। तो वैसे ही सेल्फ स्टडी मैं करूँगा तो सेल्फ सक्सेस भी मेरा ही होगा। तो अगर आपको कुछ बनना है तो कुछ करना है 100%। राइट। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद होने के कारण जो विद्यार्थी है उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो करते थे वो भी बंद है, तो अभी घर में बैठे बैठे फिजिकल फिटनेस कैसे मेंटेन करें? बहुत अच्छा सवाल है। फिजिकल फिटनेस, एक तो घर के अंदर, जिनके घर के सामने आंगन है तो वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। राइट। पर जो लोग घर के अंदर ही है, हो सकता है फ्लैट स्कीम्स में हो या कैसे भी हो, थोड़ा सा अगर खुला एरिया मिल जाए तो कुछ ना कुछ ज़रूर करें फिजिकल। या तो जैसे बहुत सारे लोग योगा भी स्टार्ट कर दिए हैं। योगा से उसके बेनिफिट्स हम सबको पता है, बच्चों को भी पता है, पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है उनसे करवाना। यहाँ पे भी अगर हम कंपटीशन दे देता हूँ कि एवरी संडे बच्चों को बता दो कि पूरे फैमिली का योगा तुमको लेना है, तो कम से कम वो संडे के बहाने 2-3 आसन तो सीख लेगा वो। राइट। तो हर संडे अगर ऐसा हो तो महीने में 4 संडे होंगे, तो 4 संडे अगर 2 बच्चे 1 बच्चे भी कर ले तो पूरा घर सुधर जाएगा। और हम लोग, एक बहुत पुराना दोहा है, मुझे दोहा याद नहीं पर उसका मतलब पता है, कि अगर घर का कोई एक भी लड़का या लड़की बहुत अच्छी निकल जाती है तो पूरा घर अच्छा बन जाता है। बट अगर घर का कोई एक लड़का या लड़की थोड़ा सा कपूत निकल गया तो पूरा घर खत्म हो जाता है। तो अभी उनको क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है ये हमारे हाथ में है। तो मेरे ख्याल से योगा इज द ओनली ऑप्शन व्हाट वी हैव। सूर्य नमस्कार की कंपटीशन लगाइए और ये सब चीज़ें हो जाएगी। तो सर, कई बार पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चों ने ये सारी फिटनेस एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। कभी कभार बच्चे अगर नहीं सुनते तो पेरेंट्स डांट देते हैं और फिर वो बच्चे बुरा मान जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एथिक है। इट इज़ इररिलेवेंट व्हाट यू स्पीक, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू स्पीक। आप कौन सी चीज़ क्या बोलते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे बोलते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो जब आप गुस्सा भी करें, नो डाउट गुस्सा होगा भी, बिकॉज हर चीज़ मन लायक नहीं होती है। तो आप क्या बोलते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कैसे बोलते हो वो इम्पोर्टेंट है। राइट। तो बहुत सावधानी से, जैसे हम कांच के बर्तन रखते हैं ना, वैसे ही गुस्सा करते समय उसी लिहाज से, उसी अंदाज से बच्चों को ट्रीट करें। यस। तो सर, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स घर पे कैसे डेवलप करें? अभी सब लोग घर पर ही है, बाहर ज़्यादा दोस्तों से वगैरह बात नहीं होती, किसी से भी बात नहीं होती, तो घर पर बैठकर कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करें? अरे लॉकडाउन ने तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कम्युनिकेशन पूरा करने की।
अभी देखो किसी का बर्थडे है तो क्या हो रहा है, वीडियोस बन रहे हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है, सब चीज़ें को क्लब कर कर फिर उनको वीडियो परोसा जा रहा है। राइट। इससे अच्छा और क्या हो सकता है बताओ। एक दूसरा जो मैंने बताया, ये जो आपस में स्टोरी टेलिंग का कंपटीशन है, ये सब चीज़ें करना है। दो, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, हर हफ्ते अपने एक कोई दूर के रिलेटिव को फ़ोन करो, बच्चे कोई भी हो सकता है, जो बुआ जी की बेटी यूएसए में रहती है उससे बात करो, कुछ भी निमित्त कुछ नहीं है, बस ऐसी तेरी याद आई तो फ़ोन कर लिया। जब आप अलग अलग एरिया के, अलग अलग तबकों के, अलग अलग उम्र के लोगों से बात करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो कि उन्होंने क्या जवाब दिया, आपने क्या किया। और आई वुड रिक्वेस्ट कॉल रिकॉर्ड करो। तो दोनों का टोन मतलब वो टेबल टेनिस के मैच के जैसा होगा, टक 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 टक। तो अगली बार क्या इम्प्रोवाइजेशन जरूरी होगा वो देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। राइट सर, आजकल हमने देखा है कि बच्चों के लिए रिलेशंस मेंटेन करना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क बन चुका है। सब लोग अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का बर्थडे रहा तो कॉल करने की बजाय एक स्टोरी डाल देते हैं, एक स्टेटस डाल देते हैं। तो बच्चों ने अपना सोशल अवेयरनेस कैसे बढ़ाना चाहिए? देखो कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ थोड़ी देर पहले आप मेरे से पूछ रहे थे कि सर बच्चे सोशल वेबसाइट्स पर बहुत एक्टिव हैं। यस। और अब हम बात कर रहे हैं कि सोशल वेबसाइट जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, बच्चे वो चीज़ में एक्टिव नहीं है। पर एक बात बताऊं क्या, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारे जज्बात दिल से जुड़े हैं, शब्दों से जुड़े हैं। कोई ग्रीटिंग कार्ड फेसबुक पे भेज दो उससे नहीं होता, कोई मैसेज भेज दो उससे नहीं होता। जो मज़ा बात करके विश करने में आता है ना, वो ये सब चीज़ों में फॉर्मेलिटी लगती है। और आपको अभी कौन से काम है, तो क्यों ना बात ही कर लिया जाए। हो सकता है आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद आप ऐसा बोलो कि एक समय था जब लॉकडाउन लगा था, तब मैंने अपने सारे पुराने दोस्तों से बात कर ली। वो जो दूर दूर का दोस्त था मेरा, वो दूर के रिलेटिव थे, उनका बर्थडे था, उनकी शादी की सालगिरह थी, ऐसा था वैसा था, मैंने उनको कॉल करके पूछा, कॉल करके विश किया, कोई चीज़ के बारे में कॉल करके पूछा। ऐसे ही तो रिश्ते मजबूत बनेंगे। रिश्ते बेसिकली झाड़ जैसे होते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप सड़क पे कहीं बीज फेंक दो और झाड़ बन जाता है। कभी कभी प्यार के पानी से और कम्युनिकेशन के खाद से उसको सींचना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो झाड़ बड़ा होता है, छांव देता है, फल और फूल तो मिलते ही हैं। राइट सर। सर आजकल देखने में आ रहा है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में का कम्युनिकेशन थोड़ा कम होते जा रहा है। परिवार में का जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो कम होते जा रहा है, तो वो कैसा डेवलप करे सर? इनफैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, पर हो रहा है कम। इसको एक दूसरे तरीके से रखता हूँ मैं। आजकल घर की व्याख्या बदल गई है। घर घर ना होकर कमरों के नंबर दे दिए। जैसे 103 में बच्चे हैं, 102 में मास्टर बेडरूम है, 101 में पापा मम्मी हैं, किचन मतलब किचन, और जो डाइनिंग रूम है वो रेस्टोरेंट है। तो हम लोग एक दूसरे से बस इतनी बात करते हैं, चाय बन गई, खाना बन गया, शाम को क्या बना रहे, नाश्ता है क्या, खाने में कुछ है क्या, बस एक फॉर्मेलिटी हो गई है। मतलब आई एम सॉरी टू से दिस, एक क्वारंटाइन सेंटर और घर में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग जाते हैं उनको पूछो फैमिली की वैल्यूज़ क्या होती हैं। या जो लोग मुंबई पूना में कहीं अटके थे पहले, यार ऐसे ही लोग जाते हैं कि 800 1100 किलोमीटर पैदल। मुझे बताइए, मुंबई से उत्तर प्रदेश लोग पैदल जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? घर जाना है उनको। क्या घर मुंबई में नहीं है? पर घर है, पर घर वाले नहीं हैं। पर हम लोगों के साथ जब घर वाले हैं, क्या हम उनके साथ हैं? मुझे बताइए, ऐसा कितनी बार हुआ है आपके साथ कि आप, पापा मम्मी सब लोग घर पर है, दादा दादी चाचा चाची सब लोग घर पर है और सब मज़ा कर रहे हैं? बहुत सी बार होता है कि या तो पापा नहीं होते, चाचा नहीं होते, दादाजी नहीं होते, कुछ ना कुछ काम में होते हैं, कभी मम्मी नहीं होती, कभी आप नहीं होते हैं। बट क्यों ना इसको बेस्ट बनाएं। ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम होगा। जैसे इसके पहले भी मैंने बताया, सेरेमनी जो होती है वो इसी में होती है। तो अपने घर को होटल ना बनाकर घर ही बना के रखें। क्यों ना वो परोसदारी खुद करें, एक आध दिन खुद क्यों ना आजमाएं किचन के अंदर अपने स्किल्स। मेरे एक फ्रेंड है जिनको मेरी तरह कुछ भी खाना नहीं आता था, मतलब बनाना नहीं आता था, और आज आप जो बोलो, दाल मखनी से लेकर तो तंदूरी नान घर पे सब बना लेते हैं, ये लॉकडाउन की वजह से। अब उसको देखकर मुझे भी सीखना पड़ रहा है। और मज़ा क्या आता है पता है? जब भाभी बैठती और वो भाभी को परोसता है। राइट। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो वो भाभी क्या महसूस करती होगी।
तो बच्चों मैं आपको भी बोलना चाहूँगा, क्यों ना एक आध दिन वो चाय की प्याली, वो पोहे, या हो सकता है घर की कोई एक सब्जी आप बना लो। इस बार मैगी नहीं, कुछ और ट्राई करो जो सब लोग खाए, क्योंकि मैं नहीं, टीवी पे भी यही आता है, असली मज़ा सबके साथ है। लेकिन सर, इन सब चीज़ों में हमारे संस्कार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल। बच्चों को अच्छे विचार मिलना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अच्छे विचारों का, इन अच्छे संस्कारों का विनिमय कैसे होना चाहिए? पेरेंट्स ने कैसे देना चाहिए और बच्चों ने कैसे रिसीव करना चाहिए? एक छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे, वो कहानी बोलता हूँ। देखो, दुनिया का कोई विचार बुरा नहीं हो सकता, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा लेते हैं। एक गांव में 2 सगे भाई रहते थे। एक छोटा, जो कि शहर का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति था, और जो बड़ा भाई था, शायद हैरत होगी जानकर आपको, वो रिक्शा चलाता था, झोपड़पट्टी में रहता था। तो कुछ लोग जमा हुए और बड़े भाई के पास पहले गए कि आप ऐसे हैं तो ऐसे क्यों हैं? बोले मतलब, बोले आप रिक्शा चलाते हो, ऐसा क्यों है? बोले जब मैं छोटा था तो अपने माता पिता के साथ इसी घर में झोपड़पट्टी में रहता था, और जब पिताजी दिन भर रिक्शा चलाकर वापस घर आते थे तो अपनी थकावट मिटाने के लिए दिन भर घर पे कुछ डांट टपटते थे, शायद नशे में रहते थे, मम्मी पे भी हाथ उठाते थे, और एक आध बार तो हमको भी। दिन भर वही आसपास के बच्चे, गाली गलौज और सब चीज़ें होती थी। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैं कैसा बनूंगा? मैं वैसा ही हूँ। वहाँ से निकलकर वो सब छोटे के पास गए और छोटे भाई को पूछा, आप आज इतनी संपन्नता की चोटी पर हो, इतने सक्सेसफुल हो, शहर पे हर ज़बान पर आपका तकरीबन नाम है, ऐसा कैसे? बोले मेरी परवरिश, मेरे पिताजी जो है, मेरी परवरिश झोपड़पट्टी में हुई है। मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे, और जब दिन भर की थकान से वो घर पर आते थे, रोज़ घर पे झगड़ा टंटा होता था, मम्मी पे हाथ उठता, कभी शायद नशा भी करते, और हमारी भी खैर नहीं होती। आसपास वही सब गाली गलौज, वही बच्चे होते थे। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था मैं ऐसा नहीं बनूंगा, और इसलिए आज मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सी बात को कैसा लेते हो। और मुझे स्ट्रिक्टली ऐसा लगता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने ये जो पूजा की संकल्पना रखी हमारे सामने, हमारे साथ में, कि रोज़ भगवान के सामने बैठो कुछ देर, तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, स्पेशली स्टूडेंट्स है, हर एज ग्रुप के, कि रोज़ नहाकर सबसे पहले भगवान के सामने अगरबत्ती लगाओ, और जितनी देर वो अगरबत्ती जलती है उतनी देर वहीं बैठे रहो। कोई चीज़ को हाथ मत लगाओ। अगर कुछ पढ़ना है तो वहीं पर जो छोटी किताबें हैं भगवान की, श्लोक हैं, मंत्र है, वो पढ़ो, पर कुछ भी मत करो। दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो सोचो, और जब अगरबत्ती ख़त्म हो जाती है उसकी विभूति लो, लगाओ और काम पर जाओ। बिकॉज हम इतना ज़्यादा कॉस्मेटिक दुनिया में जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुद को भूलते जा रहे हैं, अपने को भी भूल रहे हैं, और दुर्भाग्यवश अपनों को भी भूल रहे हैं। तो सबसे पहले अपनों को जमा करो, और फिर अपने आप को जमा कर लोगे, एंड दैट्स हाउ द थिंग गोस। राइट सर, मेरा अगला सवाल यह है कि जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि विद्यार्थी जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते हैं उतना ही पढ़ाई का स्ट्रेस भी बढ़ने लगता है। तो उन विद्यार्थियों का रूटीन कैसा होना चाहिए? उन्होंने कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? आपको क्या लगता है, फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे 10th या 12th में है, अभी जैसे अब दिवाली आ जाएगी, फिर एग्ज़ाम आते हुए दिखेगी, तो जो भी बच्चों को 95 प्लस मार्क्स मिलने वाले हैं, वो अभी क्या कर रहे होंगे? शायद रिलैक्स है, आगे वाले सेशन की पढ़ाई कर रहे हो। वही करना है आपको, और ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना है? जब मुझे महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनना है तो वो जैसा करते हैं वैसा मुझे कॉपी करना है। तो अगर आपको 95% प्लस मार्क्स चाहिए तो सिर्फ जो करना चाहिए वो करो ना। और मेरे से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा बच्चों को खुद को पता है कि क्या करना है। सो लेट देम डिसाइड। क्योंकि आज जो वो कर रहे हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आज जो कर रहे हैं उसके परसेंटेज क्या मिलेंगे, और जो करना चाहिए उसके परसेंटेज क्या मिलेंगे। अगर दोनों में फ़र्क है तो उसको कोप अप करो, और अगर फ़र्क नहीं है तो बस लगे रहो मुन्ना भाई। यस सर, कुछ कुछ विद्यार्थियों का ऐसा होता है कि उनको बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, घर पे बैठे हुए, तो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर उनको आप क्या सलाह देंगे? मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट गलत हो गया शायद। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, मेरे ख्याल से वो देख नहीं रहे हैं। अभी आपने भी तो अपॉर्चुनिटी ले ली ना। लॉकडाउन सबके लिए है कि किसी किसी के लिए है? बट ऐसे इतने सारे लोग हैं, ऐसे इतने सारे बिजनेसेस हैं कि जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आई डू अग्री, कहाँ से कहाँ भी हुए हैं,
पर कहाँ से कहाँ भी तो पहुँचे ना, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी ली कि नहीं ली। अभी हम लोग एक घर में बैठकर हर घर में कैसे पहुँच रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है, और आपने देखी, उसको ग्रैब कर ली, एनकैश कर ली, और कोशिश आपकी ये है कि दूसरों के लिए ये चीज़ अपॉर्चुनिटी बने। तो ऐसा हर कोई क्यों नहीं सोचता? देखो, नज़र नहीं, नज़रिया बदलो, ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी दिखेगी आपको। राइट। तो सर इस समय जो हमें समय मिला है, इस समय का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें? देखो, एक एक मिनट से बनता है एक एक घंटा, एक एक घंटे से एक एक दिन, हफ्ता, महीना, साल। आपको क्या लगता है कि 6 जो महीने गए आपके पिछले घर पे बैठे बैठे, आप क्या क्या कर सकते थे और आप क्या कर गए? ठीक है, कुछ उदाहरण बताता हूं पहले, उसके बाद ये टॉपिक पर आते हैं। मैं अमिताभ बच्चन साहब का कुछ पढ़ रहा था ब्लॉग, तो उसमें कुछ समय पहले, करीब 3-4 साल पहले, उनकी कुछ मेजर सर्जरी हुई थी एंड ही वॉज एडमिटेड एट ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल। 10 दिन तक हॉस्पिटलाइज थे वो, और मिलना जुलना भी नहीं के जैसा ही था लोगों से। तो अमिताभ बच्चन साहब बोले, पहले दिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि मैं इतना बिजी रहने वाला आदमी ऐसा, और टीवी पे देख देख कर कितना देखूं मैं। तो मैंने वो सारी किताबें पढ़ डाली जो ऐसा मुझे लगता था कि मैंने पढ़नी चाहिए। मैंने वो सारी चीज़ें कर डाली जो मुझे लगता था कि करना चाहिए। वैसे ही आप लोग, अगर मतलब मेरी पेंटिंग ख़राब है, तो हो सकता है कि मैं लॉकडाउन के पीरियड में, मुझे मालूम है मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं पेंट कर सकता हूँ, मैं कुछ सीख सकता हूँ, मैं कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता हूँ, मैं कोई ब्लॉग्स पढ़ सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 6 महीने पहले मेरे पास सब था, सिर्फ टाइम नहीं था। और पिछले 6 महीने में मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर सिर्फ टाइम है। और हमको अपने आप को बड़ा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए। राइट। और एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत अच्छा थॉट है, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स होम। तो आप इसको जितना ऑक्यूपाइड रखेंगे उतना मस्त रहेगा। अरे ऐसे कितने दुबले पतले लोग थे और ऐसे कितने मोटे थे जो अब कैसे क्या बन गए हैं। सो जब वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते, बताइए। और घूम फिर कर बात वही विराट कोहली की बात बोलूंगा मैं आपको। 6 महीने में अपने आप को ऐसा ट्रेन किया कि इज डेस्परेटली वेटिंग फॉर IPL। ये देखो, लॉकडाउन खुलने वाला तो है, हम लोग बाहर निकलने वाले तो है, आज नहीं निकले, कल नहीं निकले, परसों ज़रूर निकलेंगे, पर जब एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या उसी वर्जन में मिलेंगे जो वर्जन में 6 महीने पहले मिले थे? अरे यहाँ पर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं ना, तो व्हाट्सएप को भी हर 3 महीने में अपडेट करना पड़ता है। हम तो इंसान हैं। और अभी अगर अपने आप को अपग्रेड और अपडेट नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मौका दोबारा मिलेगा आपको। तो अपॉर्चुनिटीज़ देखो और खुद को उसके हिसाब से डेवलप करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आप आगे बढ़ो ना बढ़ो, दुनिया तो आगे बढ़ रही है, इसका मतलब आप पीछे हो रहे हो। राइट। सर, हम हमारे इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव की ओर है। आखिरी 2 सवाल आपसे पूछूंगा कि अभी इस लॉकडाउन के समय में, ऑनलाइन एजुकेशन के समय में, स्कूल्स ने विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? बेसिकली विद्यार्थी कुछ मांगे तो सही, तो वो स्कूल सखुशी दे देगा। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है हर स्कूल जी तोड़ कोशिश कर रहा है कि जो भी वो बेस्ट कर सकता है वो बच्चों के लिए करे। पर एक बात बताऊं, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो थोड़ा सा विद्यार्थियों भी मांगना चाहिए कि हाँ, स्कूल्स हमको ये बुक्स अवेलेबल करवा के दे दीजिए, क्यों ना हमारे लिए कोई मोटिवेशनल स्पीक रखो, हमारे लिए क्यूरियोसिटी कॉर्नर रखें कि जिसमें हम लोग हमारे सवाल यहाँ पर रखें और हमको जवाब मिले। क्यों ना बच्चे ही कोई टॉपिक पढ़ाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मे बी स्टैंडर्ड 7th 8th 9th के बच्चे खुद बोलें कि एज अ असाइनमेंट वो टॉपिक लें, वो भी कोई भी हो सकता है, इंग्लिश का हो, साइंस का हो, मैथ्स का हो, और वो टॉपिक खुद पढ़ाए अपनी पूरी क्लास को। एंड आई वुड रिक्वेस्ट स्कूल्स कि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उनको प्लेटफॉर्म दे, स्पेशली इस लॉकडाउन के समय में। क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज़ पढ़ाते हैं ना, आजीवन वो चीज़ भूलते नहीं हैं। और अगर उन्हीं में से कोई विद्यार्थी वल्लभ जैसा निकल गया तो वल्लभ का तो भला होता ही है, उसके टीचर का भला और हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है सर, आपका विद्यार्थी होने के कारण आपका ये मेरे प्रति प्यार है। सर, लास्टली आप हमारे सारे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे सब काम करो जो आपको मजबूत बनाए, कोई भी एस्पेक्ट मत छोड़ो, ना इमोशनल ना फिजिकल, कुछ भी नहीं, सब चीज़ें। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम अक्सर नहीं करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स आज के, स्पिरिचुअल पार्ट। अधिक मास शुरू हो गया है अभी। अधिक मास का ये योग 19 साल बाद आया है,
और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर जो हम स्पिरिचुअलिज्म करते हैं वो स्पिरिचुअलिज्म का हमारे ऊपर अफेक्ट 3 गुना से 5 गुना होता है। तो ऐसा कोई भी एक संकल्प ले लो कि मैं ये रामायण पढूं, मैं गीता पढ़ लूँ, या मैं कम से कम 10 मिनट 15 मिनट भगवान के पास बैठूं। बैठो, पढ़ो मत लगे तो कुछ पर बैठो, वो कुछ भी छोटी से छोटी चीज़, चाहे राम रक्षा स्तोत्र हो, हनुमान चालीसा हो, कोई भी चीज़ हो, ये चीज़ पढ़ो। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो 15 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकती। सो आई वुड रिक्वेस्ट देम, आई वुड सजेस्ट देम, आई वुड ऑर्डर देम कि कम से कम आधा घंटा 40 मिनट वो किताब लेकर पढ़ो। हो सकता है वो ग्रंथ हो सकता है कुछ भी हो, बट अधिक मास के अंदर कुछ तो भी स्पिरिचुअलिज्म का बीज अपनी आत्मा के अंदर इनकलकेट करो। क्योंकि जब उसकी फसल उगेगी तो उसके फल हर कोई खाएगा, और वो फल ना होकर एक प्रसाद होगा। एब्सोल्युटली सर। सो ऑन दैट नोट मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर कि आज आप यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में आपसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम चर्चा कर पाए। धन्यवाद सर। थैंक यू सो वेरी मच। यस सर।